कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पार्ट 3 लेकर आ गए हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का। तो आज हम डिस्कस करेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में और उसके पार्ट 3 के बारे में। उससे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था प्रोटीन कुपोषण के बारे में और एक पढ़ा था हमने खनिज कुपोषण के बारे में। दो चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो आज उसके आगे बढ़ेंगे हम और उसके आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जल के बारे में। जल की शुद्धता के बारे में पढ़ेंगे, यदि वो शुद्ध नहीं है तो उससे क्या दुष्प्रभाव होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे दुष्प्रभावित यदि अच्छा जल नहीं पी रहे तो उससे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और एक चीज़ पढ़ने वाले हम यहाँ पर ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में। हमारे शरीर पर जब मोटापा आ जाता है तब उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। तो ये दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स दिए तो उन कमेंट्स के जवाब मैं देना चाहूँगा। मुझे प्रतीक्षा खंडेलवाल का मैसेज मिला था एक, तो उन्होंने कमेंट में दिया था कि थोड़ा सा वीडियो का जो क्वालिटी है वो हल्का सा लो है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो क्वालिटी में मैं काफ़ी हद तक सुधार करूंगा। एक प्रॉब्लम बच्चे की शॉर्ट आउट हो गई। सेकंड प्रॉब्लम थी कि क्या, प्रतीक्षा का ही ये सवाल था कि क्या मुझे इंग्लिश में आपके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मैं बता दूं कि इंग्लिश मीडियम के यदि कोई बच्चे हैं और हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इंग्लिश में यदि नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आपको इंग्लिश में PDF बनाकर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये दोनों जवाब आपको मिल चुके हैं। बाकी सभी बच्चों को भी मैं जवाब दे रहा हूँ जैसे जैसे उनके कमेंट्स आ रहे हैं। और एक जुगल नाम के बच्चे ने जितने भी वीडियो बने हैं, 2 वीडियो, उन दोनों के माध्यम से नोट्स बनाकर मुझे सेंड किए हैं। तो उसको भी धन्यवाद। ऐसे ही अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जल के गुण। जल का जो सूत्र होता है वो होता है रासायनिक सूत्र H2O, यानी जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं, H2O होता है। चलिए अब जल के गुणों की बात करूं बच्चों, तो जल के अंदर सूक्ष्म कण नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म कण का मतलब क्या है? जिन कणों को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर देखा आपको छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, तो वो कण बच्चों नहीं होने चाहिए। और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। वनस्पति मतलब कोई पत्तियां या इस प्रकार की कोई चीज उसके अंदर गिरी हुई है तो वो शुद्ध जल की क्वालिटी में नहीं आता है। तो शुद्ध जल में वनस्पति भी नहीं होनी चाहिए और आपके सूक्ष्म कण भी नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, देखो ध्यान से, ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ जल का गुण। अगले में आता है जीवाणु व विषाणु, बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे जीव उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो सेकंड चीज हमें समझ में आ गई कि जल के अंदर जीवाणु और विषाणु की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट pH संतुलित होना चाहिए। यह शब्द थोड़ा नया आया है। आगे आने वाले चैप्टर में हम pH के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। pH स्केल सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाई थी और इसके द्वारा हम किसी भी लिक्विड की उसकी अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का मान ज्ञात करते हैं कि ये किस प्रकृति का है। ठीक है, तो जैसे कि pH संतुलन की बात करूं तो जल जो होता है बच्चों वो अम्लीय नहीं होना चाहिए, यानी एसिडिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ना ही बेस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब क्षारीय भी नहीं होना चाहिए। जल आपके उदासीन होना चाहिए। उदासीन होने का मतलब न्यूट्रल, जिसका pH मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जिस जल का pH मान कितना होना चाहिए? 7 यदि pH मान है तो वह जल क्या है? आपका शुद्ध जल है या अच्छी क्वालिटी का जल है। ठीक है, तो आगे बात करता हूं। pH के बारे में बता दिया, जीवाणु विषाणु हो गया और सूक्ष्म कण व वनस्पति के बारे में बता चुका हूं।
आगे बताता हूं आपको कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। आप जो जल पी रहे हैं उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुला होना चाहिए, हमें घोलने की जरूरत नहीं होती है। ऑलरेडी जल में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो प्रॉपर मात्रा में घुला होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया बच्चों जल के गुण, ये चीजें होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें इसमें होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपको डिस्कस करूंगा शरीर में जल की आवश्यकता क्यों है। शरीर में जल की आवश्यकता क्यों है, हमारे शरीर में वाटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, H2O की मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊर्जा। हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ाने के काम आता है कौन, जल। और हमने डिस्कस किया था जब हमने पोषक तत्वों के बारे में बात की, तब वहां पर भी जल नाम था। तो बच्चों आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि हम थोड़ी देर खेलते हैं, दौड़ते हैं, उसके बाद में ऐसा सोचते हैं चलो एक गिलास हम पानी पी लेते हैं। क्यों बोलते हैं ये बात, ताकि हमारे एनर्जी लेवल वापस क्या हो जाए, थोड़ा मेंटेन हो जाए। तो जल की आवश्यकता क्यों है, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। और हमें जब एनर्जी मिलेगी तभी हम कार्य कर पाएंगे, यदि एनर्जी नहीं होगी तो कार्य नहीं होता है। चलिए, उससे क्या होगा भाई, ऊर्जा आ गई तो हमें थकान नहीं होगी, हमें एनर्जी मिल गई तो क्या नहीं होगा, थकान नहीं होगी, आलस नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, एक आवश्यकता। यदि आपको फुर्तीला रहना है, ठीक है, तो आपको जल का नियमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगला देखिए, रेशों की मात्रा संतुलित रहती है हमारी बॉडी के अंदर। रेशे, ये भी क्या है, एक पोषक तत्व का भाग है। तो पोषक अवयव का भाग होने के कारण हमें जल को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। तो रेशों की मात्रा भी इम्बैलेंस नहीं होती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। रोग से लड़ने की क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, 5 स्टार चीज है बच्चों ये, इस पर सारी चीज टिकी हुई है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक शब्द आपने हाल ही में ज्यादा ही सुना होगा, इम्यूनिटी बूस्ट करो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होगा, हमारे ऊपर कोई भी वायरस या कोई भी जीवाणु हमारे ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा बच्चों। क्यों नहीं हो पाएगा हमारे ऊपर अटैक, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अभी हाल ही में आपने ये शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है। तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अब बात करता हूं आगे, देखिएगा, यदि आप जल का सेवन नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, कम सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको एक रोग हो सकता है जिसे हम बोलते हैं मोटापा। आपका मोटापा बढ़ जाता है, बॉडी का फैट लेवल बढ़ जाता है, वसा एकत्रित रहती है और आपके बॉडी में जो भी गंदगी है वो एक जगह पर जमा हो जाती है, उसका शुद्धिकरण नहीं होता है और एक्सक्रीशन के द्वारा वो बॉडी से बाहर नहीं निकलती है। तो जल की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आपको फिट रहना है, आपको हेल्दी रहना है, आपको मोटापे को नहीं बढ़ाना है, तो आपको जल समय समय पर नियमित रूप से पीना होगा। आगे बात करता हूं बच्चों, एलर्जी की संभावना कम होगी। आपको किसी भी चीज की एलर्जी जल्दी से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी ज्यादा है, आपका इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जल की पर्याप्त मात्रा है। आगे देखिएगा, पथरी की संभावना कम होना। पथरी कब होती है, जब हमारे शरीर में, हमारे किडनी वगैरह में कुछ स्टोन्स या कुछ ऐसी चीजें जमा हो जाती है जो हमारे शरीर में एक जगह पर एक जगह बना लेती है, विशेष जगह बना लेती है, और उससे क्या हो जाता है, वहां पर एक स्टोन बन जाता है, एक पथरी बन जाती है, ठीक है। तो पथरी की संभावना कम होती है। जब हम जल का नियमित रूप से सेवन करेंगे तो पथरी की संभावना भी नहीं रहेगी। और उसके अलावा बच्चों, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं भी नहीं होगी, हमें कभी भी सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं नहीं होगी। ये सारे काम नियमित रूप से होते रहेंगे यदि आप जल का सेवन कर रहे हैं तो, जल का सेवन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे शरीर में जल की आवश्यकता क्यों है, हमें समय समय पर जल का सेवन क्यों करना चाहिए। और एक बात पर्सनली, कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं घर पर
प्लीज कम से कम दिन में 8 से 9 ग्लास जल का सेवन जरूर करें, जिससे कि आपका प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा रहे, आपके अंदर एनर्जी रहे, थकान नहीं आए और आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां ना हो। इसके आगे बढ़ता हूं मैं कि यदि हम जल का सेवन नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर किस प्रकार की बीमारियां हैवी हो जाती है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव है। तो बच्चों दुष्प्रभाव के बारे में अब हम देखते हैं। देखिएगा, हैजा, यदि आप जल का सेवन नहीं करते तो हैजा है, पैचिस है, लूज मोशन। संक्रामक रोग में देखो, संक्रामक रोग में कौन कौन से रोग है, हेपेटाइटिस है, फ्लू है, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, ये अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। किसकी कमी से, जल की कमी से या दूषित जल पीने से इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक रोग बच्चों और होता है और ये रोग राजस्थान में ज्यादा फैला था। सन 2000 की बात है, उस समय पर यह रोग राजस्थान में काफी मात्रा में फैला था, जिसका नाम है बच्चों नारू रोग। नारू रोग ये एक कृमि होता है जो दूषित जल के साथ में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उससे क्या होता है, उससे हमें, तो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया राजस्थान के अंदर सन 2000 में नारू रोग काफी मात्रा में फैल गया था और उसके रोकथाम के लिए उस समय की राजस्थान सरकार ने काफी काम किया, जिसकी बदौलत अभी नारू रोग पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया। अब बात करता हूं मैं नारू रोग के वैज्ञानिक नाम का, वो होता है आपका ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नाम है वैज्ञानिक नाम किसका, नारू रोग का। चलिए, तो अब ये हो गया हमारा डिस्कशन जल पर। जल के बारे में कम से कम इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि जल के गुण क्या है, इसमें जल की शरीर को जल की आवश्यकता क्यों है और इसके दुष्प्रभाव क्या है, कौन कौन सी बीमारियां दूषित जल पीने से हो सकती है और नारू रोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको यहां तक दे चुका हूं। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों मोटापे के बारे में। मोटापा भी एक प्रकार का अपने आप में एक रोग है। क्यों होता है, कारण क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोटापे का मुख्य कारण होता है बच्चों वसा का जमा होना। वसा का जमा होना कब होती है वसा जमा, जब हम भोजन का सेवन करते हैं और भोजन से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का व्यय हम नहीं करते हैं, यानी जब एनर्जी का व्यय बिल्कुल भी नहीं होता है और हम एनर्जी को अपने शरीर में एकत्रित करते रहते हैं, वो एनर्जी वसा के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाती है और जमा होने के कारण हमारे शरीर पर मोटापा सवार हो जाता है। तो मोटापे का मुख्य कारण है, ओबेसिटी बोलते हैं मोटापे को इंग्लिश में। मोटापे का जो मुख्य कारण है बच्चों वो क्या है, वसा का जमा होना। अब बात करता हूं, जब मोटापा हो जाता है तो उसके दुष्प्रभाव क्या है, यानी मोटापे से हमें क्या नुकसान है। देखिएगा, सबसे पहले तो आयु कम हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि देखिएगा उसे कई प्रकार के हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। हृदय से संबंधित रोग का मतलब क्या है, जैसे हृदय हमारे शरीर का वह भाग है जो ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी जो हृदय है वो उसी के द्वारा ब्लड को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। और जब मोटापा बढ़ जाता है, वसा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, धमनियों के ऊपर वसा की मात्रा अधिक एकत्रित होने से धमनी जो होती है वो आसानी से या हृदय के द्वारा आसानी से उस ब्लड को हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर भेज नहीं पाता है और नहीं भेजने के कारण हमें हृदय से संबंधित कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहली बीमारी के बारे में समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी समस्याएं हो जाती है। और मधुमेह कब होता है, जब अधिक मीठा खाते हैं, शुगर से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, तब मधुमेह जैसी समस्याएं आपको होती है। और मधुमेह जब होता है या डायबिटीज जब होती है तो ये डायबिटीज भी ज्यादातर कारण क्या होता है, मोटापे के कारण। जब हम शुगर से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी का मोटापा भी बढ़ जाता है।
आगे देखिए निद्राकालीन श्वास। निद्राकालीन श्वास, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। निद्राकालीन श्वास का मतलब है कि जब हम सोते हैं रात को तो कई बार सोते सोते क्या होता है, खर्राटे आते हैं। उन खर्राटे को ही क्या बोलते हैं, खर्राटा भी क्या है, एक प्रकार का बीमारी है। तो ये खर्राटे जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं, मोटापे के कारण। कैसे आते हैं देखिएगा, श्वास नली जो होती है उसके आसपास में जब वसा एकत्रित हो जाती है बच्चों, तो जैसे कि मान लो ये श्वास नली है, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है और आपके ऑक्सीजन अंदर की तरफ जा रही है। तो जब ये यहाँ पर मोटापा आ जाएगा तो ये जो श्वास नली है वो इस वसा की वजह से, इस मोटापे की वजह से क्या हो जाती है, दब जाती है। और दबने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है या श्वास लेने में तकलीफ आती है। जब श्वास लेने में तकलीफ आती है तो उसे रोग को हम कहते हैं निद्राकालीन श्वास या बोल सकते हैं खर्राटे। उस समय हमें खर्राटे आते हैं। और कैंसर जैसी समस्याएं भी मोटापे के कारण बहुत बार हो जाती है। एक है आपके अस्थि संध्यार्थी। अस्थि संध्यार्थी का अब देखिएगा, हम कारण की तरफ चलते हैं कि मोटापा किस कारण से होता है। तो हम ऊर्जा का सेवन, तो भोजन जब करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा का सेवन तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ऊर्जा तो हमें कंटिन्यू मिल रही है, लेकिन क्या उसी अंतराल में उस ऊर्जा को खर्च भी हम कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी के अंदर वसा भी है, सभी चीज़ें हैं। तो वसा क्या होती है, हमारे शरीर में जमा होने लग जाती है जब उसे हम कार्य के रूप में चेंज नहीं करते तब। तो वही वसा की जमावट ही क्या बन जाती है, धीरे धीरे मोटापा बन जाता है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि हमारे शरीर में जो एनर्जी है उसे हमें कार्य में चेंज करना जरूरी है, अदरवाइज वही किसका रूप ले लेगी, मोटापे का रूप ले लेती है। दूसरा है कृत्रिम भोजन, या हम कह सकते हैं उसे जंक फूड। आजकल जंक फूड का सेवन बहुत सारे लोग बहुत अधिक मात्रा में करने लग गए, जिससे क्या होता है, हृदय रोग की संभावनाएं भी बढ़ रही है, वसा हमारे शरीर में ज़्यादा एकत्रित होती है और उस वजह से हमारे शरीर पर मोटापा भी आ जाता है। तो हमें कृत्रिम भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए बोल सकते हैं, या कह सकते हैं हम कि बहुत ही कम करना चाहिए। जैसे कि खाने के रूप में बहुत सारे लोग हैं जो खाने की जगह पर, नॉर्मल खाने की जगह पर वो वहाँ पर कृत्रिम भोजन या जंक फूड का यूज़ लेते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। कम व्यायाम, ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि कुछ लोग व्यायाम बिल्कुल करते ही नहीं है। जब व्यायाम आप करेंगे ही नहीं तो क्या होगा, आपके शरीर पर जो मोटापा सवार हो भी गया है तो वो कभी भी दूर नहीं होने वाला है। तो हमें कंटिन्यूअस व्यायाम करना चाहिए। और लास्ट एंडिंग पे आता हूँ मैं, स्थिर जीवन यापन। यानी हम स्थिर जीवन यापन जब करते हैं, जैसे कि घर से ऑफिस, ऑफिस से वापस घर, किसी प्रकार का अन्य काम नहीं करना। गाड़ी से जा रहे हो आप, ऑफिस में बैठ के काम किया, फिर आके घर पे आके बैठ गए, तो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी वर्क में पूर्ण रूप से चेंज नहीं हो पाती है और हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। तो बच्चों ये थे कारण। अब मैं आपको अब यहाँ से नेक्स्ट जो टॉपिक लूँगा कल, वो मैं लेने वाला हूँ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कल वाले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर से। ओके, थैंक यू सो मच।